नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे तमिलनाडु विधानसभा द्वारा नीट विधेयक को फिर से अपनाया जाना, नीट और राज्य, नीट बिल विवाद, अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन तथा तनाव की अवधि के बाद भारत श्रीलंका संबंधों के नवीकरण पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसके साथ ही हम दो अन्य आलेखों पर भी चर्चा करेंगे जो पेज नंबर 8 में दिए गए हैं और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से ही है। इन तीनों आलेखों को मिलाकर हम चर्चा करने जा रहे हैं नीट बिल पर उठे विवाद की। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के एक विशेष सत्र ने सर्वसम्मति से एक विधेयक को फिर से अपनाया है जो राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट को समाप्त करने की बात करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही बिल को पिछले साल सितंबर में भी अपनाया गया था, जिसे हाल ही में राज्यपाल आर.एन. रवि ने दोबारा वापस भेज दिया था। यह पहली बार है जब सदन ने राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए विधेयक को दोबारा अपनाया है। पिछले साल 13 सितंबर को विधानसभा में तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021 के शीर्षक वाला विधेयक पारित किया गया था, जब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पद पर थे। हालांकि वर्तमान राज्यपाल आर.एन. रवि ने 18 सितंबर को राज्यपाल की शपथ ली है। पिछले हफ्ते राज्यपाल ने पिछले विधेयक को यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह विधेयक छात्रों के हितों के खिलाफ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के खिलाफ है। इससे फिर से नीट परीक्षा और इसके बिल के संदर्भ में विवाद बढ़ गया है, जिसकी मूलभूत बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले फरवरी 2017 में भी नीट के खिलाफ इसी प्रकार के एक विधेयक को तत्कालीन AIADM के शासन के दौरान भी सदन के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक दी थी। उसके बाद अब फिर से इस प्रकार का विवाद देखा जा रहा है। इस पूरे वाद विवाद के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि नीट से संबंधित यह विवाद जो बिल के रूप में देखा जा रहा है वह क्या है और इसको क्यों लाया गया है। मुख्य रूप से तमिलनाडु विधानसभा ने इस विधेयक को सेवानिवृत्त न्यायाधीश A.K. राजन के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर पारित किया है, जो विधेयक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति देने जा रहा है। राज्य विधानसभा का इसके संदर्भ में कहना है कि नीट की जो परीक्षा है, जिसे अंग्रेजी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहा जाता है, वह प्रवेश का उचित न्याय संगत तरीका नहीं है, क्योंकि यह समाज के अमीर और कुलीन वर्गों के पक्ष में है जो कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि इसे पहले अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT कहा जाता था, जो भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। इसको वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। हालांकि इस अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षा के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार के बहुत समय पहले से ही विविध प्रकार के विवाद रहे हैं और इसके संदर्भ में नीट के खिलाफ तमिलनाडु सरकार का ये तर्क है कि नीट किस तरीके से MBBS और उच्च शिक्षा अध्ययनों में विविध सामाजिक प्रतिनिधित्व को कम कर रहा है। विशेष रूप से तमिलनाडु सरकार ने नीट पर यह आरोप लगाया है कि नीट मुख्य रूप से संपन्न वर्ग के पक्ष में है।
सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें सामाजिक समूह जो होते हैं, तमिलनाडु सरकार के अनुसार वह तमिल माध्यम के छात्र हैं जिनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि सरकारी स्कूलों की है और उनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि यदि नीट जारी रहता है तो राज्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होगी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकारी अस्पतालों के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। इसी आधार पर तमिलनाडु सरकार ये चाहती है कि नीट के माध्यम से तमिलनाडु के कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं वह कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हो और इसी के लिए इसके खिलाफ बिल को प्रस्तुत किया गया है। हालांकि हमें इस बात को समझना होगा कि इस बिल के माध्यम से सीधे सीधे केंद्रीय कानून को चुनौती दी गई है, जिससे आगे चुनौतियां बढ़ जाती हैं। चूंकि यह एक केंद्रीय कानून को ही चुनौती देता है, अतः यह तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदन नहीं दिया जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आमतौर पर जब कोई राज्य समवर्ती सूची में से किसी एक विषय के तहत बनाए गए केंद्रीय कानून में संशोधन करना चाहता है तो उसे केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और जब कोई राज्य उसी विषय पर केंद्रीय कानून का खंडन करता है तो संसद द्वारा पारित कानून प्रभावी होता है। हमें इस बात को समझना होगा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अनेक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, क्योंकि यह ऐसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसके माध्यम से यह अपेक्षा की जाती है कि इससे संसद कानूनों के माध्यम से पूरे भारत में लागू होने वाले कानून को लागू कर पाने में सक्षम होगी, और यदि केंद्रीय कानूनों में किसी भी प्रकार का अंधाधुंध संशोधन करने की राज्यों को शक्ति प्रदान की गई तो ऐसा होने पर एक ही कानून के संदर्भ में अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने मन के हिसाब से संशोधन किए जा सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विसंगतियों को पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के केंद्रीय कानून को चुनौती दिए जाने के संदर्भ में अनेक बार व्यवस्था के रूप में यह देखा जाता है कि अंततः मामला राष्ट्रपति के द्वारा ही हल किया जाता है। इस प्रकार के प्रावधानों के पक्ष में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि हम व्यापार और वाणिज्य के मामलों में इस प्रकार के व्यवधानों को देखेंगे तो यह अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हालांकि आपको यह समझना होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में भी राज्यों के पास कुछ ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग राज्य कर सकते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार राज्यों और केंद्र के बीच के मामलों का फैसला करने के लिए सर्वोच्च न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, जिसमें राज्य इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार से संविधान का अनुच्छेद 254(2) राज्य सरकारों को ऐसे कानून पारित करने का अधिकार देता है जो समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध मामलों में केंद्रीय कृत्यों को नकारते हों। हालांकि इसी प्रावधान के तहत पारित राज्य के कानून के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यदि हम संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखें तो इसके संदर्भ में हम अपनी तरफ से कुछ सुझावों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से इस विधेयक के जो विवादित प्रावधान देखे जा रहे हैं उसके संदर्भ में राज्यपाल को इस पूरे मामले में और देरी नहीं करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य ये था कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत कोई विवेक नहीं होना चाहिए, सिवाय ऐसे कानून के जो उच्च न्यायालय की स्थिति को कमजोर करता हो, जिसे वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्य है। हालांकि राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक की वांछनीयता या वैधता पर सवाल उठाने और पुनर्विचार करने के लिए अपने विवेक का दुर्लभ उपयोग अब संवैधानिक अभ्यास का विषय बन गया है। हालांकि इसके संदर्भ में उसे काफी विचार पूर्वक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस पूरे मामले में आपको यह भी ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष को राज्यपाल के संचार के कुछ हिस्से यह सुझाव देते हैं कि राज्यपाल विधेयक के आधार से असहमत हैं, साथ ही वह नीट के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी उजागर करते हैं।
हालांकि इसके संदर्भ में आपको यह याद रखना उपयोगी होगा कि केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को केवल इसी आधार पर मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें विधेयक में निहित नीति पसंद नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाना चाहिए वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा, विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या केवल नीट से दी जाने वाली छूट ही सरकारी स्कूल के छात्रों की पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में जगह बना सकती है अथवा नहीं। हमें इसके संदर्भ में कुछ और भी ऐसे प्रयासों को करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, ताकि वे अपने आप ही नीट जैसी परीक्षा को बेहतर अंकों के आधार पर पास कर सकें। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल नीट ही इसके संदर्भ में एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि नीट की शुरुआत से पहले की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं थी, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके तहत न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, अपितु शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में पहुंच और समावेशिता के मुद्दे का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिल भारतीय स्तर पर नीट की अनिवार्य प्रकृति चिकित्सा शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका को कमजोर करती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि राज्य सरकार किस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रमुख प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, अतः राज्यों को यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौन सरकारी कॉलेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शामिल होगा और कौन नहीं, और इसके मामले में हमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर ही समाधान दिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन पर। हाल ही में नवंबर में संविधान दिवस समारोह के अवसर और उसके पश्चात मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन के प्रश्न पर अनेक वाद विवाद देखे गए हैं। इस वाद विवाद की पृष्ठभूमि में सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं अधिकारों और कर्तव्यों की, तो इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो यह है मुख्य रूप से उन दावों को प्रदर्शित करते हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक हैं, और इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया जाता है। एक समाज या राष्ट्र वैधानिक, सामाजिक या नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा इसके मानदंडों के एक भाग के रूप में अन्य व्यक्तियों, समाज, राष्ट्र या मानवता के प्रति कुछ कर्तव्यों के पालन पर भी बल दिया जाता है। इसके तहत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही सांस्कृतिक परंपराओं में भी वेदों में रीत के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और कर्म के माध्यम से कुछ कर्तव्यों के पालन पर बल दिया गया है, जिसमें वेदों में रीत की व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था या सत्य के रूप में स्थापित किया गया है, और इसी प्रकार से धर्म को कर्तव्य के रूप में और कर्म को क्रिया के रूप में स्थापित किया गया है। यदि हम राज्य व्यवस्था के आधार पर वर्तमान भारत में अधिकार और कर्तव्यों की बात करें, तो भारत का संविधान लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य कुछ ऐसे प्रमुख कर्तव्य हैं जिनका प्रत्येक नागरिकों द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि अधिकारों के संदर्भ में कुछ अधिकार भाग 3 के बाहर भी स्थापित किए गए हैं, जिसमें आप संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 300A में दिया गया है इसको समझ सकते हैं। हालांकि यह मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। इसके संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि यद्यपि अधिकार और कर्तव्य दोनों अनिवार्य हैं, तथापि वर्तमान भारत में अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों के पालन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिए
जीवन का अधिकार तथा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार लगातार चर्चा में बने रहते हैं, किंतु यदि हम इसके संदर्भ में कर्तव्यों की बात करें तो कुछ दायित्वों को छोड़ दिया जाए, जिसमें कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व अथवा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा अन्य के बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। इसमें आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब बात की जाती है अधिकारों और कर्तव्यों की, तो इन्हें एक साथ पूरकता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। इसके अनेक लाभ भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक अधिकार दूसरों के अधिकार का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने से संबंधित एक दायित्व के साथ आता है। उदाहरण के लिए मीडिया को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही उनका यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरों की निजता का भी सम्मान करे। इसी प्रकार से यद्यपि विधि का शासन राज्य का उत्तरदायित्व है, तथापि कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम अधिकांश आबादी बिना किसी दबाव के कानून का पालन करे। इसके अतिरिक्त अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ शामिल किए जाने से लोगों को लोगों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में भी प्रशासन को सहायता मिल सकती है। इसके अलावा इस प्रकार की पूरकता से यह शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के निर्माण में सहायता करता है और यह हिंसा से जुड़े कृत्यों और सभी प्रकार के भेदभाव को भी हतोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि लोग संविधान का पालन करने के साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का भी ईमानदारी से सम्मान करें, जो हमारे प्रथम मौलिक कर्तव्य का भाग है, तो ये आगे चलकर शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। इसी प्रकार से हिंसा त्यागने का निर्णय समाज की जीवंतता और बहुलवादी प्रकृति को संरक्षित करने में सहायता करता है। इसके संदर्भ में हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से राज्य लोगों की सहायता के बगैर सभी अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर सकता है, जैसे कि राज्यों को सभी शैक्षणिक और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता पिता या उन व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं अथवा करों का भुगतान करके संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्यों को एक साथ देखने से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका निवारण किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा कुछ अधिकार जन्म के समय ही अर्जित कर लिए जाते हैं, किंतु कर्तव्यों के पालन हेतु सक्षम व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मूलभूत गरिमा और अधिकारों की पूर्ति के बिना लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के बगैर दूसरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता आदि का सम्मान करने संबंधी कर्तव्यों के पालन किए जाने की अपेक्षा करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मौलिक अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता न्यायालय में उसकी परिवर्तनीयता है, जिसके तहत आप मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 और 226 आदि के माध्यम से परिवर्तनीय बना सकते हैं। हालांकि इसके विपरीत जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वह गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं, जो संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों की केवल व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन या सहायता करते हैं। इस प्रकार से दोनों की प्रकृति के अंतर को ध्यान में रखते हुए ही हमें कुछ सुझावों पर अमल किए जाने की आवश्यकता है। इसमें मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग के साथ ही कर्तव्यों के बीच एक न्यूनतम संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत नागरिकों के द्वारा कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए तथा राज्यों के द्वारा मानवाधिकारों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले राज्य के द्वारा न्यूनतम मौलिक अधिकारों को पूरा किए जाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए, जिसमें व्यक्ति के जीवन का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाना महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात ही कर्तव्यों के पालन की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत हमें संवैधानिक नैतिकता विकसित करने की आवश्यकता है और नागरिकों को उत्तरदायी बनाने हेतु एक मूलभूत चार्टर का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जो आगे चलकर भारत में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत बना सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे तनाव की अवधि के पश्चात
भारत श्रीलंका संबंधों के नवीकरण पर। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री के द्वारा भारतीय विदेश मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की गई और श्रीलंका के विदेश मंत्री के अनुसार तनाव और विश्वास की कमी से चिन्हित पिछले एक वर्ष के पश्चात हाल के घटनाक्रम भारत श्रीलंका संबंधों में एक प्रकार की ताजा ऊर्जा को संकेतित करते हैं। भारत श्रीलंका संबंधों में आपको ये ध्यान रखना है कि जनवरी 2022 से ही भारत एक गंभीर भुगतान संकट की समस्या से जूझ रहे श्रीलंका को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। इस वर्ष की शुरुआत से भारत द्वारा दी गई यह राहत राशि 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक की है। इसमें 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा स्वैप, 500 मिलियन डॉलर का ऋण आस्थगन और ईंधन आयात के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका भारत से 1 बिलियन डॉलर की सहायता पर बातचीत कर रहा है क्योंकि वह लगातार अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसके संदर्भ में आपको ये समझना है कि महामारी के आने से पहले और उसके तुरंत बाद भारत ही वह राज्य था जिससे सत्तारूढ़ राजपक्षे सरकार ने पहले ऋण को स्थगित यानी फ्रीज किए जाने और मुद्रा विनिमय के अनुरोध के साथ संपर्क किया था। हालांकि करीब 2 साल तक दिल्ली की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच श्रीलंका ने नए ऋणों और मुद्रा विनिमय के माध्यम से महामारी के वर्षों के दौरान चीन से वित्तीय सहायता मांगी और उसे प्राप्त भी हुई। इसके तहत चीन ने श्रीलंका को लगभग 80% टीके प्रदान किए, जिससे लगभग 65% आबादी को पूरी तरीके से टीकाकृत किए जाने में मदद मिल पाई है। इसके अलावा श्रीलंका को बांग्लादेश जैसे अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त हुई है। हालांकि भारत श्रीलंका संबंधों में एक बड़ा बदलाव तब देखा गया जब फरवरी 2021 में श्रीलंका के द्वारा अचानक एक निर्णय लिया गया जिसमें भारत और जापान के साथ कोलंबो में एक रणनीतिक बंदरगाह यानी पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जो 2019 में समझौता किया गया था उसको एक तरफा रूप से रद्द कर दिया गया। स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले के संदर्भ में भारत और जापान के द्वारा राजपक्षे सरकार के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की गई। हालांकि श्रीलंका ने जल्दी ही भारत को एक समझौते के रूप में सौदे की पेशकश की जिसके तहत अडानी समूह को पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में मुख्य निवेशक के रूप में शामिल कर लिया गया था। भारत ने जल्दी से ही इस प्रस्ताव को ले लिया, लेकिन पूर्वी ट्रिंकोमाली जिले में रणनीतिक रूप से स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के युग के तेल टैंकों के संयुक्त विकास पर लंबे समय से लंबे समझौते पर भारत की चिंता बनी रही। पिछले साल के अंत में जब श्रीलंका के वित्त मंत्री नई दिल्ली की यात्रा पर आए तो यह एक महत्वपूर्ण वार्ता बिंदु बना जब श्रीलंका के वित्त मंत्री ने श्रीलंका की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को संबोधित करने के लिए भारत के साथ एक 4 सूत्री दृष्टिकोण पर चर्चा की। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने भारत से आपातकालीन सहायता की भी अपील की क्योंकि नवंबर 2021 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर लगभग 1.6 बिलियन डॉलर ही हो गया था, जिससे आवश्यक आयात करने या फिर ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई विदेशी मुद्रा बच नहीं पा रही थी। राजनयिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत द्वारा की जाने वाली सहायता कोलंबो के द्वारा ट्रिंकोमाली परियोजना समझौते को पूर्ण करने पर निर्भर हो गई थी। अतः निश्चित रूप से श्रीलंका ने जल्द ही ये घोषणा की कि वह भारत के साथ ट्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदे पर हस्ताक्षर करेगा और 6 जनवरी 2022 को दोनों पक्षों ने उक्त सौदे पर हस्ताक्षर भी किए, जो वर्तमान में दोनों के बीच संबंधों के एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है। इसके एक हफ्ते बाद ही भारत ने श्रीलंका के लिए 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय की पुष्टि करी, जबकि एशियाई समाशोधन संघ के निपटान के लिए एक और 500 मिलियन डॉलर को स्थगित कर दिया। 2 फरवरी 2022 को भारत के एक्सिम बैंक और श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के ईंधन आयात को आसान बनाने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संबंधों में इस प्रकार के नवीकरण
एकीकरण के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तनाव के बिंदु के रूप में देखे जा सकते हैं। इसमें भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जो पाक की खाड़ी में हाल के हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच संघर्षों को बढ़ाने की दिशा में काफी संवेदनशील हो जाता है। इसमें सरकार और मछुआरे नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता पूर्ण रूप से सफल साबित नहीं हो पाई है, जिससे चुनौती और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य पहलू श्रीलंका के तमिल प्रश्न का लंबित राजनीतिक समाधान भी है। निश्चित तौर पर तमिल के अधिकारों पर भारत का जोर हाल के वर्षों में कम हुआ है, क्योंकि चीन का जिस प्रकार से श्रीलंकाई नीतियों पर प्रभुत्व बढ़ रहा है वह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि भारत और श्रीलंका का तमिल नेतृत्व इस पहलू पर लगातार काम कर रहा है। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के द्वारा वादा किए गए नए संविधान में तमिलों की लंबे समय से लंबित चिंताओं को निर्णायक रूप से संबोधित करने के लिए क्या भारत के पास राजपक्षे प्रशासन को प्रभावित करने का लाभ है अथवा नहीं, और इस प्रकार से जो नवीकरण हाल में देखा गया है वह आगे चलकर संबंधों को किस प्रकार से दिशा दे सकता है, ये देखे जाने वाली बात होने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय आधार पर नीट की अनिवार्य प्रकृति चिकित्सा शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका को कमजोर करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुख्य प्रदाता के रूप में राज्यों को यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौन सरकारी कॉलेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल होता है। नीट विल विवाद की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर वह अधिकारों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। व्याख्या करें। 250 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप नीट परीक्षा का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप नीट परीक्षा के संदर्भ में तमिलनाडु के प्रस्तावित विधेयक की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित विवादों और विभिन्न पक्षकारों के तर्कों को स्पष्ट करेंगे और अपेक्षित चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अधिकारों और कर्तव्यों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारतीय राज्य व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्यों की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, अधिकारों और कर्तव्यों के विरोधाभास व पूरकता को स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।